देखिए मोटर व्हीकल एक्ट देखेंगे, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 8, जो धारा 8 है आपकी, वो शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का दिए जाने से संबंधित है। तो इसमें 2 3 4 पॉइंट लिखना है आपको। धारा 8 का ऐसे संबंधित है, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का दिया जाना, लर्निंग लाइसेंस से संबंधित है, उसको दिए जाना। तो इसमें पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि विहित प्रारूप एवं विहित फीस के साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन भी शामिल है। मतलब आप विहित प्रारूप के साथ और विहित फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया आवेदन भी शामिल है। तो केवल इतना लिखना है कि विहित प्रारूप एवं विहित फीस के साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन भी शामिल है। यानी कि आप विहित प्रारूप, जो भी प्रारूप सरकार ने तय कर रखा है, एक प्रोफार्मा होता है जब भी आप आवेदन करते हैं, तो उस प्रोफार्मे में आपको आवेदन करना होगा। साथ में जो भी फीस सरकार ने तय कर रखी है वो फीस देना होगी, और चाहे तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र भी पेश करना पड़ेगा। शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जब आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो फिजिकल सर्टिफिकेट कहते हैं ना, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो भी पेश करना पड़ेगा। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आपको पेश करना पड़ेगा। जब आप शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति लेना चाहते हैं तो आवेदन करना पड़ेगा, आवेदन के साथ फीस देना पड़ेगी, चाहे आप आवेदन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करें या किसी अन्य माध्यम से करें, कर सकते हैं। उसके साथ आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश करना पड़ेगा, फिजिकल, कि आप फिट है गाड़ी वाहन चलाने के लिए। तो आपको अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए क्या पेश करना पड़ेगा? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फिजिकल या चिकित्सा प्रमाण पत्र भी पेश करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, कि जब आप फिजिकल प्रमाण पत्र पेश किया है तो जो भी अनुज्ञापन प्राधिकारी है वो उस पर उसकी जांच करेगा, फिजिकल सर्टिफिकेट की जांच करेगा। अगर उसको लगता है कि किसी प्रकार की निर्योग्यता है, मतलब आप वाहन चलाने के योग्य नहीं है, तो वो आपको अनुज्ञप्ति देने से इनकार कर सकता है। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि यदि निर्योग्यता से ग्रसित है तो अनुज्ञप्ति देने से इनकार किया जा सकता है। कौन ग्रसित है? जो आवेदन कर रहा है। और ये कैसे पता पड़ेगा? ये मेडिकल सर्टिफिकेट से पता पड़ेगा कि वो निर्योग है कि नहीं है। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट पर का जांच करने के बाद जो भी अनुज्ञापन प्राधिकारी है उसको अगर लगता है कि कोई व्यक्ति वाहन चलाने के लिए अयोग्य है तो वो उसको अनुज्ञप्ति देने से इनकार कर सकता है। तो हम लिखेंगे यदि निर्योग्यता से ग्रसित है तो अनुज्ञप्ति देने से इनकार भी किया जा सकता है। परंतु लगाया इसमें एक, कि परंतु रूपांतरित यान चलाने के लिए सक्षम है तो सीमित शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती। अब हो सकता है कि मेडिकल फिटनेस ठीक ना हो किसी की, लेकिन जब जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है उसको ये लगता है कि नहीं ये रूपांतरित यान चला सकता है, आप उन्हें पढ़ाता है रूपांतरित यान क्या होते हैं, जो मॉडिफाई यान होते हैं या जो विकलांगों के लिए बना दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई विकलांग व्यक्ति आवेदन करता है और जो सक्षम प्राधिकारी है उसको ये लगता है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी कह लीजिए, उसको ये लगता है कि नहीं भाई ये जो है जो व्हीकल बनाए जाते हैं विकलांगों के लिए वो चला सकता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति दे सकता है वो। तो इसमें लिखना है परंतु रूपांतरित यान चलाने के लिए सक्षम है तो सीमित शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति दी जा सकती। सीमित शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का मतलब है केवल पर्टिकुलर उसी वाहन को चलाने की अनुमति दी जा सकती है जो उनके लिए बनाया गया, या जो वाहन को चलाने के लिए वो व्यक्ति सक्षम है उस वाहन को चलाने की उसे अनुमति दी जा सकती है, लाइसेंस दिया जा सकता है। आगे लिखेंगे अगला पॉइंट, कि अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक परीक्षा उत्तीर्ण ना कर ली। जो टेस्ट होता है, ये सभी जानते हैं कि जब आप लाइसेंस लेने जाते हो तो आरटीओ में आपका टेस्ट लिया जाता है, व्हीकल चलवा के देखा जाता है, तो परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। अगर आपने वो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, जो टेस्ट होता है, तो फिर आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो याद रखना है कि अनुज्ञप्ति तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक परीक्षा उत्तीर्ण ना कर ली गई हो। तो आपको वो टेस्ट पास करना आवश्यक है, तभी आपको लाइसेंस दिया जाएगा। अगला पॉइंट याद रखना केंद्र सरकार का, कि केंद्र सरकार चाहे तो वर्ग विशेष को उक्त धारा के उपबंधों से छूट दे सकती है। ये तो कॉमन बात है, केंद्र सरकार किसी को भी किसी भी वर्ग विशेष को छूट देना चाहे इस अधिनियम इस धारा से तो दे सकती है। तो केंद्र सरकार चाहे तो वर्ग विशेष के लोगों को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकती है कि भैया आपको जरूरत नहीं है, आप बगैर उसके कर लो। ठीक है, जो भी उपबंधों में छूट देना चाहे तो केंद्र सरकार चाहे तो वर्ग विशेष को उक्त धारा के उपबंधों से क्या कर सकती है? छूट दे सकती है। लास्ट पॉइंट है इसका,
कि अधिनियम के प्रारंभ में जारी की गई अनुज्ञप्ति प्रारंभ के पश्चात भी प्रभावी रहेगी। मतलब ये अधिनियम लागू हुआ था उससे पहले से आपकी कोई अनुज्ञप्ति अगर प्रदान की है तो ऐसा नहीं कि आपको दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। जो पहले से अनुज्ञप्ति प्रारंभ थी या आपको मिल चुकी है तो वो अगर उसका समय अवधि बची है तो प्रारंभ बनी रहेगी, उसके लिए फिर आपको नया आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लास्ट पॉइंट है, अधिनियम के प्रारंभ में जारी अनुज्ञप्ति प्रारंभ के पश्चात भी क्या बनी रहेगी, प्रभावी बनी रहेगी। यानी कि आपको नया आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अधिनियम लागू हुआ था उस तारीख से पहले आप कोई लाइसेंस धारी थे तो लाइसेंस की अगर अवधि बची हुई है तो नया आवेदन करने की आवश्यकता नहीं, वही आवेदन आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती। ठीक, अब देखेंगे सेक्शन 9, ये थोड़ा बड़ा है। सेक्शन 9 कहता है चालन अनुज्ञप्ति का दिया जाना, काय से संबंधित है, चालन अनुज्ञप्ति का दिया जाना। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस कह लीजिए, चालन अनुज्ञप्ति मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, चालन अनुज्ञप्ति का दिया जाना। तो आवेदन किसको किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि चालन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किसको किया जाएगा, केंद्र को करेंगे, राज्य को करेंगे। आवेदन राज्य के किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को दिया जा सकता है या किया जा सकता है जहां आवेदक मामूली तौर पर निवास करता है, कारोबार करता है या जहां मोटर यान विद्यालय स्थित है, जहां वो ट्रेनिंग कर रहा है। ठीक है, तो आवेदन कहाँ किया जा सकता है, राज्य को में किया जाए, राज्य का जो भी अनुज्ञापन प्राधिकारी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में आप आवेदन कर सकते हैं। जिस स्टेट में रहते हो आप उस स्टेट में आवेदन कर सकते हो। कहाँ पे, जो भी अनुज्ञापन प्राधिकारी है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति देने के लिए नियुक्त किया है उस प्राधिकारी के यहाँ आप आवेदन कर सकते हो। तो कहाँ कर सकते हो, आपको पता ही होगा, जब आप आवेदन ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हो तो कहाँ करते हो, आपकी स्टेट होती है उसी में करते हो ना। और कहाँ करते हो, जहां पर रहते हो या जहां आप कारोबार करते हो। और एक नया जुड़ गया है कि मान लीजिए आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, अब सरकार बना रही है प्रशिक्षण विद्यालय मोटर व्हीकल वाले, तो कोई विद्यार्थी अगर वहां प्रशिक्षण ले रहा है, वहां पढ़ाई कर रहा है, मतलब लाइसेंस के लिए अब एक कोर्स पास करना पड़ेगा, तो वो कोर्स कर अगर विद्यार्थी कर रहा है तो वो जहाँ विद्यालय स्थित है वहां कर सकते हो। तो 3 जगह आवेदन कर सकते हो आप, एक तो जहां आप रहते हो, एक जहां आप व्यापार करते हो, और तीसरा जहां आप वाहन चलाना सीख रहे हो उस विद्यालय में। अगर जहां भी विद्यालय हो तो वहां भी आप आवेदन कर सकते हो। तो राज्य, इसमें नोट करना है कि आवेदन राज्य के किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को दिया जा सकता है जहां आवेदक मामूली तौर पर निवास या कारोबार करता है या जहां मोटर यान विद्यालय स्थित है। और जहां वो पढ़ाई कर, मोटर यान विद्यालय इतना ही लिखा है, इसका मतलब है जहां वो तैयारी कर रहा, पढ़ रहा है। अगला पॉइंट लिखना है, परीक्षण पास होने के बाद ही अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। ये तो कॉमन है, वहां भी था यहाँ भी है कि जब तक आप टेस्ट पास नहीं कर लेते तब तक आपको अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी। तो याद रखना, परीक्षण पास होने के बाद ही अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। जब आप परीक्षण पास कर लोगे तभी आपको अनुज्ञप्ति दी जाएगी। यानी कि टेस्ट अगर निकाल लोगे, जो टेस्ट होता है, तो आपको अनुज्ञप्ति दी जाएगी। वहां भी टेस्ट होता है, यहाँ भी टेस्ट होता है, बगैर टेस्ट के देते नहीं है। वो बात अलग है कि इलीगल तरीके से दलालों के थ्रू हो जाता है, कोई टेस्ट ही नहीं देना, पैसे दे आए बस हो गया, तो वो बात अलग है। एक्ट तो ये कहता है कि ये टेस्ट होगा, टेस्ट में परीक्षा पास हो जाओगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा, तो वो यहाँ भी कह रहा है। अगला कहता है परीक्षण आवश्यक नहीं होगा यदि, अब कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां पर आपका टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। तो 3 कंडीशन ऐसी हैं जहां आपको टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं। कौन कौन सी कंडीशन है जब आपको टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। पहला, पूर्व से अनुज्ञप्ति धारित है एवं अनुज्ञप्ति समाप्त होने एवं नए आवेदन के बीच 5 वर्ष से अधिक का अंतर नहीं है। मतलब आप पहले से अनुज्ञप्ति धारी थे, कौन सी अनुज्ञप्ति जिसके लिए आप आवेदन कर, उसी प्रकार की अनुज्ञप्ति, मतलब कि कौन सी अनुज्ञप्ति, जिस जिस प्रकार का आप आवेदन कर रहे हो उसी प्रकार की अनुज्ञप्ति आप पहले से धारित किए थे। अब खत्म हो गई थी, मान लीजिए समाप्त हो गई थी, नहीं कराया रिन्यू, रिन्यू कराना पड़ता ना, नहीं कराया रिन्यू। तो ये लिखा है कि पूर्व से अनुज्ञप्ति धारित है, मतलब पहले से धारित है, एवं अनुज्ञप्ति समाप्त होने एवं नए आवेदन के, अब स्वाभाविक सी बात है नया आवेदन करना पड़ेगा, तो उसके बीच का समय जो अंतराल है 5 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। अगर आपकी अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाती तो कहने का मतलब ये है कि 5 वर्ष के भीतर भीतर अगर आप आवेदन कर लेते हो तो आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 5 वर्ष की बात करोगे तो फिर दोबारा से यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, टेस्ट वगैरह देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही अनुज्ञप्ति धारित है और उसकी अनुज्ञप्ति समाप्त हो गई और नए अनुज्ञप्ति के लिए जो उसने आवेदन किया है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है 5 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को फिर टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए है कि आप लाइसेंस जैसे खत्म हो जाता है, आप रिन्यू करा तो उसके लिए टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि पहले से ही धारित हो तो फिर आपको टेस्ट नहीं देना, वहां पे चलवाएंगे नहीं, आपको केवल रिन्यू हो जाता है, फीस वगैरह जमा करिए, रिन्यू हो जाता है। ठीक है। दूसरा, आवेदक के पास धारा 18 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति पहले से थी, तो धारा 18 के अधीन वो पहले से कोई अनुज्ञप्ति जो है धारित किए था, 18 की उपधारा 3 के अधीन, 18 की उपधारा 3 के अधीन, 18 की उपधारा 3 कहती है, इस धारा के अधीन दी गई चालन अनुज्ञप्ति से उस धारक उस मोटर यान के सिवाय जो उपधारा 1 में निर्देश है, कोई मोटर यान चलाने का हकदार नहीं होगा। कुल मिला के इसमें भी अनुज्ञप्ति है। तो अगर धारा 18 नहीं, सॉरी 8 है, हाँ 18 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति पहले से थी, धारा 18 के अधीन पहले से कोई अनुज्ञप्ति धारित की होता, लाइसेंस पहले से था, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है परीक्षण देने की आवश्यकता नहीं हुई, टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं हुई। लास्ट है कि भारत के बाहर, कई लोग बाहर विदेश में हैं, अब कोई विदेशी है, मान लो भारत का आदमी है, कोई विदेश में काम करता है, वहां उसने लाइसेंस बनवा लिया, वहां का जो लाइसेंस वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाया गया है ना, सक्षम प्राधिकारी बनाया गया और धारा 8 की उपधारा 3 के अनुकूल है, मतलब भारत के नियमों के अनुकूल है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति विदेश से था, भारत में आ गया, तो उसको भी जो है अगर वो आवेदन करेगा तो टेस्ट देने की फिर उसको जरूरत, उसको मिल जाएगा। ठीक है। तो भारत के बाहर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति धारण किए हुए हैं और जो धारा 8 की उपधारा 3 के अनुरूप है, मतलब जो भारत में जो नियम कायदे होते हैं उसके अनुरूप है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो इसका हो गया। अब इसमें और है, ठीक है, इसको ऊपर ऊपर का मिटाएंगे। अब देखिए आगे सेक्शन जो ये वाला जो है आपका 9 काफी बड़ा है। एक पॉइंट और इसमें अगला लिखना है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञापन जो प्राधिकारी रूपांतरित यान को चलाने के लिए भी अनुज्ञप्ति जारी कर सकता है। अनुज्ञापन प्राधिकारी, प्राधिकारी कौन से यान को? रूपांतरित यान को। चलाने के लिए भी अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है। तो जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है, जो रूपांतरित यान होते हैं उसके लिए भी जो है अनुज्ञप्ति दे सकता है। एक चीज और है, ये तो हो गई रूपांतरित यान की बात कि अगर कोई कई लोग ऐसे होते हैं जो भाई रूपांतरित यान ही चलाने लायक है, तो उनको भी दी जा सकती है अनुज्ञप्ति, ऐसा नहीं कि उनको नहीं दी, उनको दी जा सकती, रूपांतरित यान चलाने के लिए अलग से अनुज्ञप्ति उनको दी जा सकती। अगला पॉइंट है कि परिवहन अनुज्ञप्ति कब प्रदान नहीं की जाएगी? जब तक कि धारा 12 में निर्दिष्ट विद्यालय या स्थापना द्वारा चालन प्रमाण पत्र ना हो। धारा 12 की सीधा लिख लेंगे, धारा 12 में निर्दिष्ट लिख लेंगे कि चालन अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी, चालन अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी यदि धारा 12, ये धारा 12 लिखना है, धारा 12 में निर्दिष्ट धारा 12 में निर्दिष्ट विद्यालय या स्थापना द्वारा चालन प्रमाण पत्र ना हो। धारा 12 में निर्दिष्ट विद्यालय या स्थापन द्वारा, विद्यालय या
स्थापन द्वारा चालन प्रमाण पत्र ना हो। ये तो आप जानते हैं क्या है, सरकार ने अब विद्यालय बनाना शुरू कर दिए कि जिस किसी को भी लाइसेंस लेना है पहले जाके विद्यालय में पढ़ो, कोर्स करो, वो लोग आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ ये जो व्यक्ति है ये वाहन चलाने के लिए उपयुक्त है, आता है इसे। उसके बाद आप आवेदन, हालांकि अभी ये पूरी तरीके, क्योंकि देखिए एक्ट तुरंत बनता है, संशोधन होता है तो हाल की हाल तो पूरी चीजें हो नहीं जाती, उसमें टाइम लगता है। तो कई जगह होने लगे, बड़े शहरों से शुरू होता है, धीरे धीरे छोटे शहरों में भी हो जाएगा। तो चालन उनकी अपनी जब आप लेने जाते हो तो अब एक विद्यालय बनाना शुरू कर दिया सरकार ने। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रशिक्षण देना पड़ेगा। प्रशिक्षण लेने के बाद आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट इसीलिए मिलेगा कि हाँ ये व्यक्ति चला सकता है। वहां पे आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, वाहन से संबंधित जो भी आप लाइसेंस लेना चाहते हो उसके हिसाब से आपको सिखाई जाएंगी। आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा और उस प्रमाण पत्र के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें नोट करना है, चालन अंगीकृति प्रदान नहीं की जाएगी यदि धारा 12 में निर्दिष्ट विद्यालय या स्थापन द्वारा चालन प्रमाण पत्र ना हो। अगर आप पे चालन प्रमाण पत्र नहीं है, यानी कि विद्यालय का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब बात आती है इसी विद्यालय की कि अगर मान लीजिए जहां आवेदक परीक्षण में अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब ये परीक्षण होता है विद्यालय में, इसमें जो परीक्षण होता है, इसमें टेस्ट होता है, वो फेल हो गया, टेस्ट में अगर फेल हो गया तो क्या कर सकता है, दोबारा आवेदन नहीं कर सकता, और कर सकता है तो कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ यहाँ ही लिखते हैं अगला, यदि आवेदक परीक्षण में अनुत्तीर्ण रहता है, यदि आवेदक परीक्षण में क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण रहता है, एक मिनट रहता है, ठीक है, फेल हो गया, कुल मिला के परीक्षा जो दी उसने, टेस्ट दिया उसमें फेल हो गया, तो 7 दिन बाद पुनः परीक्षण की अनुमति दी जा सकती है। तो 7 दिन बाद, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पुनः परीक्षण की अनुमति दी जा सकती है। अनुमति दी जा सकती है, मतलब एक बार फेल हो गए तो 7 दिन बाद फिर से टेस्ट दे सकते हो। जो टेस्ट होता है अगर आप उसमें फेल हो जाओ तो 7 दिन बाद दोबारा टेस्ट की अनुमति दी जा सकती है। अगर आप चाहते हो कि भाई 7 दिन बाद फिर ले लो, हम प्रैक्टिस करके आएंगे, आप फिर ले लेना, तो 7 दिन बाद आपको अनुमति फिर दी जा सकती है। परंतु 3 बार लगातार फेल होने पर, सीधा लिख देते हैं, परंतु 3 बार लगातार फेल होने पर, फेल होने पर मतलब है परीक्षण में अनुत्तीर्ण होने पर, परीक्षा पास नहीं कर पा, और वो जो टेस्ट होता है वो उसमें फेल हो रहा है, तो 3 बार लगातार फेल होने पर क्या होगा, तो अंतिम परीक्षण की तारीख से 60 दिनों के बाद ही आवेदन कर पाएगा। तो अंतिम आवेदन की तारीख से 60 दिनों बाद, ये भी इंपॉर्टेंट, ही आवेदन कर पाएगा। लगातार 3 बार, कोई व्यक्ति अगर टेस्ट में फेल हो जाता है तो जो लास्ट आवेदन उसने किया था टेस्टिंग के लिए, परीक्षण के लिए, उसके 60 दिनों बाद ही वो व्यक्ति क्या कर पाएगा, आवेदन कर पाएगा। एवं धारा 12 के अधीन उपचारात्मक चालन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी पूरा करना पड़ेगा। एवं धारा 12 के अधीन उपचारात्मक
प्रशिक्षण, प्रशिक्षण ही है, उपचारात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम भी पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना, अगर आप लगातार 3 बार फेल हो जाते हैं इस टेस्ट देने से, तो फिर जो लास्ट आवेदन आपने किया था उससे 60 दिनों के बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे नया। और साथ ही साथ आपको धारा 12 के अधीन उपचारात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी पूरा करना पड़ेगा। मतलब वही विद्यालय बने जाइए, फिर से दोबारा से एक छोटी सी ट्रेनिंग लेके आइए, फिर आप आवेदन कर पाएंगे। ये कब? जब 3 बार लगातार फेल हो जाते हैं आप। ये तो बहुत रेयर होगा, लेकिन हाँ फिर भी अगर कोई व्यक्ति हो जाता है 3 बार लगातार फेल काय में, टेस्ट में, तो फिर वो 60 दिनों बाद ही आवेदन कर पाएगा। और साथ ही उसे जो उपचारात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उसको पूरा करना पड़ेगा। अब ये, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गियर वाली मोटरसाइकिल चलाना सीख गया या उसका प्रमाण पत्र उसे मिल गया, तो ये माना जाएगा कि वो बगैर गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने के भी लायक है। ये लिखना चाहे तो लिख सकते, नहीं तो लिखना चाहे लिख लीजिए। क्या कह रहा है? ऐसा व्यक्ति जिसने गियर वाली मोटरसाइकिल का परीक्षण, सीधा लिख लेते हैं, यदि गियर वाली मोटरसाइकिल का परीक्षण पास कर लिया है, तो माना जाएगा कि बगैर गियर वाली मोटरसाइकिल का परीक्षण भी पास कर लिया। ठीक है, अब ये तो सही बात है भाई, जो आदमी गियर वाली मोटरसाइकिल चला सकता है, क्या वो बगैर गियर वाली नहीं चला पाएगा? बिल्कुल चला सकता है। आपको कहाँ आती आती है, जो एक्टिवा वगैरह आपकी जो होती है ना, स्कूटी वगैरह, ये सब बगैर गियर की है। ठीक है, तो जो आदमी गियर वाली चला सकता है, क्या वो बगैर गियर वाली नहीं चला पाएगा? तो उसको बगैर गियर वाली का फिर अलग से टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं। जो व्यक्ति गियर वाली मोटरसाइकिल का जैसे लाइसेंस मिल गया, तो कहने का मतलब यही है कि आपने मोटरसाइकिल का लाइसेंस लिया, तो ये नहीं होगा कि भाई स्कूटी के लिए आप अलग से लो, वही माना जाएगा, एक ही है वो। ठीक है, तो जो गियर वाली चला सकता है वो बगैर गियर वाली भी चला सकता है, ये माना जाएगा। अब कौन प्रदान करता है अनुज्ञप्ति? समुचित अनुज्ञापन प्राधिकारी, समुचित अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा। चालन अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा। तो चालन अनुज्ञप्ति कौन देता है? समुचित मतलब जो भी उपयुक्त हो, सरकार ने जिसको भी नियुक्त कर रखा हो, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी के द्वारा आपको लाइसेंस दिया जाएगा। यहाँ रैंक वैंक नहीं लिखी, यहाँ ये नहीं लिखा कौन होगा अनुज्ञापन, केवल ये कहा अनुज्ञापन प्राधिकारी। कौन सा अनुज्ञापन प्राधिकारी? जो भी समुचित हो, यहाँ आपके मामले में, या सरकार ने जिसको भी बनाया हो, वो समुचित अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन अनुज्ञप्ति क्या करेगा? प्रदान करेगा। अब बात आती है कि अगर कोई समुचित अनुज्ञापन प्राधिकारी नहीं, क्या वो नहीं दे सकता? वो भी दे सकता है। कब दे सकता है? इसमें नोट करिए, समुचित अनुज्ञापन प्राधिकारी ना होते हुए भी, समुचित अनुज्ञापन प्राधिकारी ना होते हुए भी
ठीक है, मतलब वो समुचित अनुज्ञापन प्राधिकारी नहीं है, उसको लाइसेंस देने के लिए या चालन अनुज्ञप्ति देने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है। अब आरटीओ में गए, आरटीओ को पावर है, जो उसका जूनियर है उसको नहीं है, वो नीचे का थोड़ा सा अधिकारी, तो वो भी दे सकता है। कब दे सकता है, वो कौन से वाहनों का दे सकता है, ना होते हुए हल्का मोटरयान या मोटरसाइकिल चलाने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है। हल्का मोटरयान या मोटरसाइकिल चलाने की अनुज्ञप्ति दे सकता है। क्या दे सकता है, अनुज्ञप्ति दे सकता है। मतलब अनुज्ञापन प्राधिकारी नहीं भी है, उसको सरकार ने पावर नहीं दिया, उसके जूनियर है कोई है, तो वो भी दे सकता है। कौन से वाहनों की दे सकता है, लेकिन हल्का मोटरयान का दे सकता है, और जो मोटरसाइकिल होती है उनके लिए वो अनुज्ञप्ति दे सकता है। ठीक है, मोटरसाइकिल चलाने के लिए अनुज्ञप्ति दे सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक ऐसा आवेदन करने में असमर्थ है। यदि, कब देगा जी, यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक ऐसा आवेदन करने में असमर्थ है, आवेदन करने में असमर्थ है। उसको ये लगता है कि भैया कौन, ये बेचारा जानता है नहीं, इसने आवेदन हमारे यहाँ लगा दिया, कोई असमर्थ है, तो फिर ये कर सकता है। ठीक है, कौन कर सकता है, जो समुचित प्राधिकारी नहीं है वो भी दे सकता है। हल्का मोटरयान या मोटरसाइकिल की अनुज्ञप्ति वो भी दे सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से अनुज्ञप्ति धारण करे तो कोई नई अनुज्ञप्ति उसे नहीं दी जाएगी। इसमें याद रखें, यदि आवेदक पूर्व से ही कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण किए हुए है, यदि आवेदक पूर्व से ही कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण किए हुए है, तो नई अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी। प्रदान नहीं की जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये है कि भैया आप पे पहले से है, आप ड्राइविंग लाइसेंस पहले से, अब मिल नहीं रहा, घर पे पहुंच गए, दोबारा बोले एक काम करते दोबारा आवेदन लगा दे, नया बनवा लेते हैं, तो ये जब ऑलरेडी आपको इशू हो चुका है तो दोबारा इशू नहीं होगा, ये कह रहा है। लेकिन हो सकता है, कब हो सकता है, यदि दूसरी प्रति प्राप्त करने में असमर्थता का कोई आधार ना हो। यदि दूसरी प्रति प्राप्त करने में असमर्थता का कोई आधार ना हो। देखिए क्या होता है कि आपने लाइसेंस बनवा ली, अब मान लो हो गया आपका लाइसेंस खो गया, तो कई लोग बोले कि अगर खो गया खो जान दो, अपन तो दोबारा अप्लाई कर, तो दोबारा नहीं कर पाओगे अप्लाई। अगर लाइसेंस खो गया तो दोबारा अप्लाई नहीं कर पाओगे। हाँ, उसकी कॉपी निकालने के लिए आप आवेदन कर सकते हो कि भाई मेरा खो गया है, उसकी दूसरी कॉपी मुझे उपलब्ध, तो दूसरी कॉपी मिल जाएगी आपको, वो एक अलग बात है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो खो गया, हम तो नया बिल्कुल फ्रेश बनवाएंगे दोबारा से। जब ऑलरेडी आपका लाइसेंस बना हुआ है तो दोबारा लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा। हाँ, वो एक बात अलग होती है कि भैया आपने दोबारा जो है उसकी दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन लगाया कि भाई मुझे इसकी कॉपी दी जाए, क्योंकि मेरा खो गया है, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, एक्स वाई जेड, या टूट गया, खराब हो गया। अब आप दूसरी प्रति निकालने के लिए आवेदन लगाते हैं, अब मालूम इनके रिकॉर्ड में नहीं मिल पाया, कुछ नहीं हो पाया, तो फिर आप आवेदन कर सकते हो। वो एक अलग बात है कि उस समय आप आवेदन कर पाओगे। अगर किसी प्रॉब्लम, दूसरी प्रति प्राप्त करने में कोई प्रॉब्लम होती, कोई असमर्थता होती है देने में,
तो फिर वहां आप नए आवेदन के लिए अप्लाई कर पाओगे। अन्यथा बना बनाया लाइसेंस है तो फिर उसके उसी लाइसेंस को दोबारा नहीं बनवा सकते, ठीक है, उसको रिन्यू करा सकते हो, उसकी दूसरी प्रति निकाल सकते हो, लेकिन एक लाइसेंस बनाए और उसी तरीके का दूसरा लाइसेंस वही यह करो कि फिर से चालन अनुज्ञप्ति बनवाओगे तो नहीं बना पाओगे, ठीक है, ये याद रखना। अब क्या कहता है, अब एक कुछ कंडीशन है जहां चालन अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी, ठीक है, तो एक हेडिंग लिखेंगे, चालन अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी। चालन अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, तो चालन अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी। कब नहीं की जाएगी, कौन कौन सी दशाएं जब चालन अनुज्ञप्ति जो है आपको प्रदान नहीं की जा सकती। पहला है अभ्यासिक अपराधी या अभ्यासिक शराबी है, हैबिचुअल अपराधी, कौन सा, ये मोटर व्हीकल वाले अपराधों का, ठीक है, अभ्यासिक अपराधी या अभ्यासिक शराबी है, अभ्यासिक अपराधी या अभ्यासिक शराबी है, ठीक है, तो इनको नहीं दी जाएगी। मोटर व्हीकल वाले पहले भी अपराध करता है, रेसिंग वेसिंग करता रहता था, पकड़ा गया है, मानते ही नहीं। यह हैबिचुअल शराबी है तो नहीं दी जाएगी। दूसरा एनडीपीएस, मतलब एनडीपीएस का मतलब है मादक द्रव्य, ड्रग्स लेता है, तो केवल हमने एनडीपीएस लिखा। एनडीपीएस पदार्थों का व्यसनी है, व्यसनी मतलब आदी है, ड्रग्स का आदी है, चरस अफीम गांजा जे लेता है, इसका आदी है, तो ऐसे व्यक्ति को भी नहीं दी जाएगी। अन्य व्यक्ति को पहले किसी समय प्रतिसंध किया गया है, अनुज्ञप्ति पहले कभी क्या किया गया है, प्रतिसंहृत मतलब जब्त की जा चुकी है उसकी अनुज्ञप्ति, पहले भी क्या कर चुका है, प्रतिसंहृत की जा चुकी है। अगर आपका लाइसेंस ही जब्त हो जाएगा फिर थोड़ी ना अनुज्ञप्ति दी जाएगी, ठीक है, तो ऐसे में अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी। ये तीन वजह हैं जब आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। एक तो हैबिचुअल है आप अपराधी, हैबिचुअल अपराधी हैं आप, या अभ्यासिक शराबी हैं, शराब के आदी हैं, वही शराब के आदी हैं, तो आपको अनुज्ञप्ति वगैरह प्रदान नहीं की जाएगी, ठीक है। शराब के आदी हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं तो नहीं दी जाएगी। या फिर आपका किसी अपराध किया होगा आपने, आपकी लाइसेंस जब्त हो गया, तो जब लाइसेंस जब्त हो गया तो भी अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी आपको, है ना। तो जो अवधि होती जब्ती की, अगर जब्ती है किसी वजह से, आप सोचो कि हमारा जब्त हो गया आप दोबारा बनवा लेते, कौन को पता पड़ा, तो नहीं दी जाएगी। रिकॉर्ड रहता है पूरा इनके पास, ठीक है, आप नाम डालोगे, आवेदन डालोगे, अपना आधार वाधार डालोगे तो पूरा निकल आता है। तो नई अनुज्ञप्ति आपको जो है प्रदान नहीं की जाएगी, ये उन लोगों के लिए है। अब बात आती कि भाई व्यथित व्यक्ति क्या करेगा, दो पॉइंट और हैं इसमें। अगर कोई व्यथित है भैया कि उसको लगता है कि जबरन अनुज्ञप्ति नहीं दे रहे तो क्या करेगा, ऐसे आदेश से व्यथित व्यक्ति 30 दिनों के भीतर विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे आवेदन से व्यथित व्यक्ति कितने दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर ये कर सकते हैं आवेदन। कहाँ कर सकते हैं, विहित प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं। विहित प्राधिकारी, विहित प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी नहीं लिखा है, विहित प्राधिकारी मतलब जिसको भी अपील प्राधिकारी बनाया जाए, विहित प्राधिकारी को अपील कर सकता है। आपको लग रहा है आपके साथ अन्याय हो गया तो अपील का प्रोविजन है, और अपील कहाँ करोगे, जो भी विहित प्राधिकारी है उसको आप अपील कर सकते हो। हालांकि वो होता अपीली प्राधिकारी, लेकिन यहाँ लिखा नहीं, यहाँ क्या है, विहित मतलब जिसको भी अपील प्राधिकारी सरकार बनाना चाहे, विहित का मतलब है जिसको भी बनाना चाहे,
ऐसे शब्दों का फायदा ये होता है सरकार को कि फिर कोई दिक्कत नहीं आती, कोई रैंक डाल दे कुछ डाल दे तो फिर सरकार बंध जाती है, इसमें बंधी नहीं सरकार, किसी को भी बना सकती है फील्ड प्राधिकारी, ठीक है, इसीलिए लिखते हैं भेद प्राधिकारी, ठीक है। इसमें अब सरकार स्वतंत्र है, जिसको भी बनाना चाहे उसको बना देगी। अगर कोई रैंक दे देते तो फिर उस रैंक से नीचा नहीं कर पाती सरकार, कुछ नहीं कर पाती, तो इसीलिए ये शब्द देती जाते हैं कि भेद प्राधिकारी, मतलब जो सरकार तय करे वही अपील प्राधिकारी आपके लिए, ठीक है। आगे एक चीज और है, अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व मोटरसाइकिल चलाने की अनुज्ञप्ति अधिनियम के प्रारंभ के बाद भी प्रबल बनी रहेगी। ये पॉइंट खैर नहीं लिखने की आवश्यकता नहीं कि अगर आपको पहले से लाइसेंस मिला हुआ था लागू अधिनियम के लागू होने से पहले तो वो चालू बना रहेगा, ये कॉमन है, इसको कोई जरूरी नहीं। ई गाड़ी या ई रिक्शा चलाने की अनुज्ञप्ति शर्तों के अनुसार दी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट। ई गाड़ी या ई रिक्शा को चलाने की अनुज्ञप्ति शर्तों के अनुसार दी जाएगी। मतलब ई गाड़ी ई रिक्शा चलाना चाहते हैं तो उसको लिए भी लाइसेंस चाहिए, पहले बताया था कि पहले लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब आपको ई गाड़ी ई रिक्शा चलाना तो उसकी भी अनुज्ञप्ति के लिए आप आवेदन इसी धारा के तहत कर सकते हो, और जो शर्तें हैं उनके अनुसार आपको ई गाड़ी या ई रिक्शा चलाने की जो है अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है, ठीक है। ये धारा थोड़ी काफी बड़ी थी लेकिन पॉइंट ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको मिटाएंगे फिर देखेंगे धारा 10। मोटर व्हीकल में क्या है, कुछ सेक्शन बड़े हैं, कुछ उनमें काफी है, कुछ सेक्शन तो बड़े ही बड़े केवल नाम के हैं, उनमें कुछ नहीं। इम्पोर्टेंट सेक्शन है लेकिन ध्यान में रखना अनुज्ञप्ति, अब भाई ये चीज पढ़ रहे हो तो इसमें ये जरूरी है, ये चीज है। सेक्शन 10 कहता है चालन अनुज्ञप्ति के प्रारूप और अंतर्वस्तु। सेक्शन 10 का ऐसे संबंध देते प्रारूप और चालन अनुज्ञप्ति का प्रारूप, चालन अनुज्ञप्ति का प्रारूप और अंतर्वस्तु। चालन अनुज्ञप्ति का प्रारूप एवं अंतर्वस्तु। अंतर्वस्तु मतलब कि कैसा होगा, क्या फॉर्मेट होगा और उसमें क्या चीजें होंगी, ये लिखा है। तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे प्रारूप में होगा जो केंद्र सरकार विहित करे, बस। कौन विहित करेगा कि क्या प्रो फार्मा होगा, केंद्र सरकार, इसीलिए ऐसे प्रारूप में होगा जो केंद्र सरकार विहित करे। मतलब प्रो फार्मा भी केंद्र सरकार तय करेगी कि आप आवेदन करते हो उसका प्रो फार्मा क्या होगा, उसमें क्या चीजें मांगेगी वो आपसे, तो केंद्र सरकार तय करेगी। इसमें इंपॉर्टेंट बस ये है कि केंद्र सरकार याद रखना है, इसका प्रो फार्मा वगैरह कौन तय करेगा, केंद्र सरकार, ठीक है। अब सेक्शन 11 देखिए। सेक्शन 11 कहता है चालन अनुज्ञप्ति में परिवर्धन संशोधन वगैरह जोड़ना कोई चीज को, है ना, परिवर्धन मतलब किसी चीज को जोड़ना है। चालन अनुज्ञप्ति में परिवर्धन, चालन अनुज्ञप्ति में परिवर्धन, वर्धन मतलब होता बढ़ाना, तो परिवर्तन मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज जोड़ना। तो राज्य सरकार अधिकारी को आवेदन किया जा सकते है, राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन किया जा सकता है। मतलब आप कोई वाहन वगैरह जुड़वाना चाहते हो कि भाई हमारी मोटर भी हमने टू व्हीलर का बनवाया था और उसको फोर व्हीलर में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, फोर व्हीलर भी जुड़वाना चाहते हैं, ठीक है। आपने पहले नहीं सोचा था, पहले ध्यान नहीं था, बोले हम बोले हमें कहाँ चलानी फोर व्हीलर, हमें नहीं आती है, टू व्हीलर ठीक है। अब भाई शौक लग गया, आ गई घर पे, अब लग रहा है कि नहीं फोर व्हीलर कार चाहिए, तो उसमें जुड़वाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तो राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन किया जा सकता है। किसको करेंगे, राज्य अनुज्ञापन
प्राधिकारी को आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, तो राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी को आप आवेदन कर सकते हैं। किस लिए करोगे? अनुज्ञप्ति में किसी वर्णन के वाहन को जुड़ाने के लिए। लिखना चाहो लिख लो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, परिवर्तन का ही मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के वाहन आदि को आप जुड़वाना चाहते हो उसमें, तो उसके लिए। ठीक है, टू व्हीलर का था, फोर व्हीलर का बनवाना है, हल्का फोर व्हीलर का बनवाना है, हल्के वाहन और जुड़वाने हैं, तो आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व पहचान को सत्यापित करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व पहचान को सत्यापित करेगा। ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, कि जरूरी है कि अब जो लाइसेंस हमने पहले टू व्हीलर का बनाया था, अब जाके 2 साल बाद 4 साल बाद पहुंच गए कि हम फोर व्हीलर का भी चाहिए, फोर व्हीलर भी जुड़वाना है इसमें। तो उसके लिए कोई नया लाइसेंस इशू नहीं होता है कि अब टू व्हीलर का बनाया है तो आप कहोगे फोर व्हीलर का अलग अलग नहीं बनेगा, उसी में जुड़ जाएगा और एक नई कॉपी मिल जाएगी उसमें। नया मिलता जरूर है लेकिन वो नया नहीं होता, उसमें आपको 2+4 हो जाता है कि टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों एक साथ हो जाता है, अपडेट हो जाता है। तो वो ये कह रहा है कि जब आप अपडेट कराते हो अपना लाइसेंस को या कोई और वाहन जुड़वा लेते हो, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी वो सत्यापित करेगा पहचान। मतलब स्वाभाविक सी बात है, जो आप व्यक्ति आएगा वास्तविकता में ये वही व्यक्ति है, हमने जारी किया था या किसी ने जारी किया था, तो उसकी सबसे पहले वो क्या करेगा? पहचान सत्यापित करेगा। ठीक है, पहले आपका वेरिफिकेशन होगा कि आप वही हो कि नहीं हो, कि ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा आ गया उसके नाम पे, नहीं, तो पहचान सत्यापित की जाएगी। धारा 12 देखिए, मोटर यानों के चलाने की शिक्षा देने के लिए विद्यालयों का अनुज्ञापन और विनियमन, ये विद्यालय से स्थापित है। मोटर यानों के चलाने की यानों के चलाने की शिक्षा, ये शिक्षा कौन सी शिक्षा है? वाहन चलाना सिखाएंगे इसमें। चलाने की शिक्षा देने के लिए क्या किया जाएगा? विद्यालयों का अनुज्ञापन और विनियमन का अनुज्ञापन अनुज्ञापन और विनियमन अनुज्ञापन और विनियमन कुल मिला के यह विद्यालयों की स्थापना है। मोटर यान चलाने के विद्यालय की स्थापना कितने में? सेक्शन 12 में। इतना याद रखना, मोटर वाहन चलाने वाले जो विद्यालय हैं जहाँ पे आपको शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा काय की दी जाएगी? वाहन चलाने की। तो ड्राइविंग स्कूल कह लो आप, ड्राइविंग स्कूलों की स्थापना कितने में? सेक्शन 12 में। तो ड्राइविंग स्कूल की स्थापना कौन करेगा? ये इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार। कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। ड्राइविंग स्कूल स्थापना करने की शक्ति किसको? केंद्र सरकार को। राज्य सरकारों द्वारा अनुज्ञापन और विनियमन के प्रयोजन के लिए किस लिए करेगी? यही राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार जो स्थापना करती किस लिए करेगी? राज्य सरकारों द्वारा अनुज्ञापन एवं विनियमन के लिए। ठीक है, ताकि राज्य सरकार भैया अनुज्ञप्ति दे सके, अनुज्ञापन दे सके, विनियमन कर सके, इसलिए जो है केंद्र सरकार जो है इन विद्यालयों की स्थापना करेगी। अधिनियम के चालू होने से पूर्व स्थापित विद्यालय अनुज्ञप्ति के बिना भी 1 माह की अवधि तक बगैर अनुज्ञप्ति के कार्य करते रहेंगे, ये याद रखना है। अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित विद्यालय
बगैर अनुज्ञप्ति के एक माह तक कार्य करते रहेंगे। ये कह रहा है कि जो एक्ट बना है उससे पहले मान लो कोई ड्राइविंग स्कूल थे, कुछ तो थे, अब तो सब जगह कंपलसरी के कुछ थे, हुआ करते थे। तो जो ड्राइविंग स्कूल थे वो बगैर अनुज्ञप्ति के, जब ये एक्ट लागू होगा तो बगैर अनुज्ञप्ति के एक माह तक जो है वो काम करते रहेंगे, उनको अनुज्ञप्ति की जरूरत नहीं। एक महीने का टाइम इसलिए दिया गया, दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो एक माह तक जो है बगैर अनुज्ञप्ति के जो लोग काम करते रहेंगे। इसमें एक चीज और नोट कर सकते हो, बस वैसे कोई दिक्कत नहीं इसमें। जो स्कूल, ये स्कूल स्थापित क्यों किए जाते, पहले पुराने सेक्शन में भी ये बात आ गई है कि इसमें क्या होता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, और जो व्यक्ति सफलतापूर्वक उस प्रशिक्षण को पूरा कर लेता है वो अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का हकदार होता है। ये स्कूलों की स्थापना क्यों की जा रही, क्या देखने के लिए नहीं की जा रही, नहीं, इनकी स्थापना इसलिए की जा रही है कि जो व्यक्ति इस स्कूल के तहत जो भी पाठ्यक्रम है इनका, पाठ्यक्रम से मतलब वाहन चलाने से ही है, जो भी पाठ्यक्रम है इनका उसने पूरा कर लिया है, तो ऐसा व्यक्ति किस चीज का हकदार हो जाता है, ऐसा व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। ऐसा नहीं कि लाइसेंस मिल जाता है, हकदार हो जाता है, वो लाइसेंस प्राप्त करने का क्या हो जाता है, हकदार हो जाता है। जो व्यक्ति इन स्कूलों से निकल करके सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, लाइसेंस प्राप्त करने का हकदार बन जाता है। ठीक है, तो ये बात लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि पहले भी आ चुकी है। अब देखिए सेक्शन 12 हो गया, सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या कहता है, सेक्शन 13 कहता है मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्ति के प्रभावी होने का विस्तार। मोटर यानों को मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्तियों के चलाने की अनुज्ञप्तियों के प्रभावी होने का विस्तार। ठीक है, मोटर यानों को चलाने के प्रभावी होने का विस्तार। मोटर यानों को चलाने के की अनुज्ञप्ति जो होती है उनके प्रभावी होने का विस्तार। ठीक है, कहां तक होगा, मतलब ये कह रहा है कि भाई कहां तक उनका विस्तार रहेगा। तो अधिनियम के अधीन दी गई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति संपूर्ण भारत में लागू होगी। कहने का मतलब है कि जो अनुज्ञप्ति दी जाती है, मान लो आप एमपी के हो, आपने एमपी में लाइसेंस बनवा लिया ड्राइविंग लाइसेंस, तो क्या ड्राइविंग लाइसेंस एमपी में ही काम करेगा, नहीं, पूरे भारत में। तो वही कह रहा है कि इसका विस्तार कहाँ होगा। अधिनियम के अधीन दी गई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति, सीधा लिख लेते हैं, दोनों अनुज्ञप्ति हैं, विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। ठीक है, अनुज्ञप्ति संपूर्ण भारत में लागू होगी, बस इतना लिख लेते हैं, अनुज्ञप्ति संपूर्ण भारत में लागू होगी। ठीक है, जितना शॉर्ट लिख सकते हैं उतना लिखेंगे। तो अनुज्ञप्ति संपूर्ण भारत में लागू, चाहे वो शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हो चाहे वो चालन अनुज्ञप्ति हो, आपने ली है तो वो ऑल इंडिया लागू होगी। ऐसा नहीं कि स्टेट, हम एमपी से यूपी गए, यूपी में फिर अलग बनवाओ, बिहार में फिर अलग बनवाओ, ऐसा नहीं होता है। एक जगह बनवा लिया, वो संपूर्ण भारत में जो है लागू होती है। ठीक है, सेक्शन 14 देखिए, सेक्शन 14 क्या कहता है। सेक्शन 14 कहता है मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्ति का चालू रहना। मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्ति का, मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्ति का या अनुज्ञप्तियों का चालू रहना। अनुज्ञप्तियों कर लेना, ठीक है, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तियों ज्यादा होती ना, बहुवचन लिखना है, तो मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्तियों का चालू रहना। ठीक, कितने में, सेक्शन 14 में।
अधिनियम के अधीन दी गई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति दिए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगी। इंपॉर्टेंट है ये चीज। हालांकि ये तो सबको पता होगा कि जब आप लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं तो कितने महीनों के लिए रहता है, 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद जो है, मतलब 6 महीने से पहले पहले या 6 महीने के भीतर भीतर, 1 महीने बाद और 6 महीने के भीतर भीतर आपको जो है परमानेंट के लिए क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति दिए जाने की तारीख से शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति दिए जाने की तारीख से दिए जाने की तारीख से कब तक प्रवर्तन में बनी रहती, 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगी। 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगी, ठीक है। 6 माह की अवधि तक ये जो है आपकी अवधि प्रभावी रहेगी। अगर 6 माह बाद नहीं बनाओगे खत्म हो जाएगा आपका लर्निंग लाइसेंस, ठीक है, फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो लर्निंग लाइसेंस को सभी जानते हैं कि बनवाते हैं, 6 माह के लिए मिलता है, 1 महीने बाद आप परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक। नवीनीकृत चालन अनुज्ञप्ति की बात की जाए, नवीकृत जो आप रिन्यू कराते हो उसकी बात, नवीकृत चालन अनुज्ञप्ति, नवीकृत चालन, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़ना। इसमें कंडीशन है कि आपको जो लाइसेंस मिला है कितना, इसको याद रखना अच्छे से। नवीकृत परिवहन यान चलाने की दशा में 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी। परिवहन यान चलाने की दशा में या परिवहन यान की दशा में कितने वर्ष के लिए होगा, 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी। 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी, ठीक है। परिवहन अगर यान है तो ऐसी जो अनुज्ञप्ति है नवीकृत करवाते हो तो जो रिन्यू होगा तो कितने साल के लिए होगा, ये कह रहा है 5 साल के लिए होगा। अगर आपका लाइसेंस खत्म हो जाता है और आपका अगर परिवहन यान चलाते हो आप, तो जो आपको अनुज्ञप्ति नवीनीकृत करके मिलेगी वो कितनी साल के लिए मिलेगी, 5 साल के लिए मिलेगी। आप बस चलाते थे, आपका बस चलाने का लाइसेंस खत्म हो गया, आप उसको रिन्यू कराते हो तो जो रिन्यू होगा वो अगले 5 सालों के लिए होगा, ये कह रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात। दूसरा, खतरनाक वाहन चलाते हो, खतरनाक वाहन कौन से होते हैं, आप जो है क्या कहते हैं पेट्रोलियम का टैंक चलाते हो, गैस वाले जो होते हैं ना कंटेनर, वो चलाते हो, ये खतरनाक होते हैं, उसमें लिखा रहता है खतरा, लिखा होगा ना, कई टैंकरों पे लिखा रहता है खतरा, वो वाले टैंकर चलाते हो आप, और उसका आपका लाइसेंस खत्म हो गया, उसको रिन्यू कराते हो तो वो कितनी अवधि तक रहेगा। खतरनाक या परिसंकट में प्रगति के, खतरनाक या परिसंकट में प्रकृति के, ठीक है, माल ले जाने वाले परिवहन यान की दशा वाले, ले जाने वाले परिवहन यान की दशा में, मतलब डेंजर है, इस तरीके का यान है और ले जाते हो, तो इसमें जो रिन्यू होगा वो कितने का, 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। यहाँ 3 वर्ष, 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी, ठीक है। तो ये वाला जो परिसंकट में वाला काम है, गैस के टैंकर चलाते हो बड़े बड़े, पेट्रोलियम में की कोई ट्रक चलाते हो, डेंजर वाले काम है ये, तो इनके लिए जो है रिन्यू होगा वो 3 साल के लिए होगा,
ये 5 साल के लिए होगी और ये 3 साल के लिए होगा। अन्य अनुज्ञप्तियों की दशा में, ये तो वो हो गए साहब आपके क्या कहते हैं जो चलाते हो आप वाहन, परिवहन परिवहन वाले हैं ये। अन्य अन्य अनुज्ञप्ति की दशा में, ये तो भाई परिवहन वाले हो गए, लेकिन अन्य लोग कहाँ जाएंगे? सामान्य अनुज्ञप्ति जिसे कहते हैं, सामान्य अनुज्ञप्ति। मतलब आपका लाइसेंस खत्म हो गया उसके बारे में कह रहा है, या आपका लाइसेंस है उसके लिए नवीनीकृत की बात हो रही है। नवीनीकरण की तारीख से 30 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, ये कह रहा है। नवीकरण की तारीख को, की तारीख को कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं की है? 30 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। आयु पूरी नहीं की है मतलब आपकी लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई, लेकिन आप अभी 30 साल के नहीं हुए हो, 30 साल से कम के ही हो, 29 साल के हो, है ना? 29 साल तक मान लो आप, तो 29 साल के हो और आपका जो लाइसेंस था जितना टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया, अब आपको रिन्यू कराना है। तो ये कह रहा है तो आपको जो अनुज्ञप्ति जो मिलेगी यानी कि उसका जो रिन्यू होगा वो कितने साल के लिए होगा? 40 वर्ष की आयु तक प्रभावी रहेगी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, यहीं लिख देते हैं 40 वर्ष की आयु तक प्रभावी रहेगी। मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये कि रिन्यू कराते हो आप तो अगले 10 साल के लिए और रिन्यू हो जाएगा जब तक 40 साल के नहीं हो जाते। 10 साल से मतलब नहीं कहेंगे, 10 तो नहीं कहेंगे, अगर मान लो आपका लाइसेंस 25 ही साल में खत्म हो रहा है तो भी आपका जो रिन्यू होगा 40 साल की एज के लिए होगा। 20 साल में ही खत्म हो रहा है तो भी, हालांकि 20 साल में होगा नहीं, है ना, क्योंकि 10-15 साल के लिए तो ऑलरेडी मिलता है लाइसेंस शुरू में। तो 40 साल की अवधि तक आपका जो है लाइसेंस क्या बना रहेगा? प्रवर्तन में बना रहेगा। अगर आप रिन्यू कराओगे, अगर 30 साल से कम के हो तो 10 साल की अवधि, या 10 साल नहीं 40 साल की आयु तक जो के लिए आपका जो है दोबारा से रिन्यू हो जाएगा। ठीक, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी बात आ रही कि भाई 30 साल से ऊपर के हो गए तो क्या होगा? 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली लेकिन 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है लेकिन 50 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। पूरी नहीं की है मतलब 30 साल के तो हो गए, ऊपर के निकल गए, लेकिन 50 साल के नहीं हुए अभी। तो ऐसी अवस्था में आपकी जो अनुज्ञप्ति बनेगी, मतलब उसका जो रिन्यू होगा कितने सालों की? तो 10 वर्ष की अवधि तक प्रभावी नहीं, मतलब अगले 10 साल के लिए रिन्यू हो जाएगी। 10 वर्ष की अवधि के लिए बस इतना लिखा अवधि के लिए, मतलब 10 साल के लिए और रिन्यू हो जाएगी। अगर आपकी लाइसेंस खत्म हो जाता है और आप 30 साल से ऊपर के हो गए हो, ठीक है, 30 साल से ऊपर के हो गए लेकिन 50 साल के अभी नहीं हुए हो, तो आप रिन्यू कराने जाओगे तो कह रहे हैं कि वो रिन्यू जो होगा वो 10 सालों के लिए होगा, और अगर 30 साल से कम की एज है तो 40 वर्ष की आयु तक के लिए प्रभावी मतलब रिन्यू होगा। यहाँ ये नहीं लिखा कि 10 साल 15, हो सकता है 10 साल भी हो जाए, हो सकता है 12 भी हो जाए इसमें, तो क्योंकि अगर आप 28 में ही हो गया खत्म आपका, 25 में 26 में ही हो गया, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर मान लो हो गया तो आपका जितनी अवधि है 40 साल तक, जितना भी बच रहा 40 साल में, चाहे वो 12 साल हो रहे हो चाहे जितने भी हो रहे हो, 40 साल की आयु तक के लिए आपका रिन्यू हो जाएगा। और अगर आप 30 साल से ऊपर के हो गए हो और रिन्यू कराने जाते हो, 50 साल के नहीं हुए हो अभी, तो फिर 10 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा आप लोग का लाइसेंस, अगले 10 साल के लिए बना रहेगा। ये तीसरी कंडीशन देखिए। अब ये तो 50 साल से कम के थे, 50 साल से ऊपर का हो गया। 50 वर्ष, 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है लेकिन 55 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है लेकिन 55 वर्ष की आयु
प्राप्त नहीं किए। ठीक है, ये कह रहा है कि भैया 50 साल के तो हो गए लेकिन अभी 55 के नहीं हुए। ठीक है, तो फिर कितने साल के लिए अनुज्ञप्ति मिलेगी? 60 वर्ष की आयु तक प्रभावी रहेगी। 60 वर्ष की आयु तक, मतलब आप रिन्यू कराने जाते हो और आपने जो है 50 साल के हो गए हो, 50 साल से ऊपर निकल गए लेकिन अभी तक 55 के नहीं हुए, तो जो आपका लाइसेंस रिन्यू होगा वो 60 साल की अवधि के लिए होगा। जब तक 60 के नहीं हो जाते तब तक आपका लाइसेंस जो है रिन्यू हो जाएगा, मतलब बना रहेगा। अब बात आती भाई 55 की आयु प्राप्त कर ली है किसी व्यक्ति ने, अगर चौथी कंडीशन है कि 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। अगर 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली तो कितने वर्ष? तो फिर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। फिर 5-5 वर्ष करके होगा, 5 वर्ष की आयु अवधि तक। फिर अगर आप 55 साल के हो जाते हो तो फिर 5-5 साल करके होगा। फिर उसमें देखना पड़ेगा ना, मेडिकल भी लगता है इसमें, चालन अनुज्ञप्ति वगैरह जो दी जाएगी उसमें आपको मेडिकल भी लगेंगे। इनमें कंडीशन कब लगेगा उसमें भी शर्त है कि भाई मेडिकल वगैरह जो है कब देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेडिकल वगैरह भी लगता है इसमें, फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगता है। वो कब लगता है? 40 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो उसमें लगता है, अगर नवीनीकृत कराने जाते हैं। और अगर आपने 40 साल की, जैसे आप रिन्यू कराने गए अपना लाइसेंस, आपका लाइसेंस समाप्त हो गया, तो आप अगर 40 साल की आयु पूरी कर चुके हो तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। ठीक है, 40 साल से ऊपर वालों को मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। 40 साल से नीचे के हैं तो फिर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता रिन्यू के लिए। लेकिन जो व्यक्ति 40 साल से ऊपर के हो गए हैं उनको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है साथ में। जब भी आप लगाने जाओगे या आप आवेदन करोगे आपको पता पड़ेगा। जिसका भी लाइसेंस खत्म हो, तो जब 40 साल से ऊपर के हो जाते जो लोग, उनको जो है क्या देना पड़ता है? एक फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है, डॉक्टरी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उसमें लिखा रहता है डॉक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, कितनी एज है। तो आप उनकी साइट खोलोगे तो आपको पता पड़ जाएगा। कुछ चीजें तो साइट खोल के ही सीख जाओगे आप। परिवहन वालों की साइट खोलिए फिर समझ में आ जाएगा। देखिए सेक्शन 15, सेक्शन 15 कहता है चालन अनुज्ञप्तियों का नवीकरण। चालन अनुज्ञप्तियों का नवीकरण। ठीक है, चालन अनुज्ञप्ति का क्या हो रहा है? नवीकरण। इसमें 3-4 फैक्ट हैं। कौन करेगा भाई नवीकरण? अनुज्ञापन प्राधिकारी, कोई भी अनुज्ञापन कार्य करे। ठीक है, अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी। ठीक है, किसी को भी कर सकते हो आप, केंद्र के, राज्य को, किसी के भी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आप आवेदन कर सकते हो कहीं के भी। ठीक है, एक मिनट, सेक्शन कौन सा? 15। कोई भी अनुज्ञापन प्राधिकारी उसे आवेदन किए जाने पर, तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है आवेदन की समाप्ति से। ठीक है, तो कहाँ कर सकते हो आप आवेदन? आप नवीनीकरण कराना चाहते हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी को जो है आवेदन कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कब तक कर सकते हो? समाप्ति की तारीख से नवीनीकृत कर सकेगा। समाप्ति की तारीख से जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है वो नवीनीकृत कब से करेगा? समाप्ति की तारीख से। समाप्ति की तारीख से नवीकृत कर सकेगा। मतलब ये कह रहा है कि भैया आपका लाइसेंस आज खत्म हो रहा था और आपने अप्लाई कर दिया, तो नवीनीकृत कब से होगा? आज की तारीख से कर देगा। आज की तारीख से डेट आगे बढ़ा देगा। ठीक है, वो कह रहा है। ठीक है, ऐसा आवेदन समाप्ति की तारीख से कब तक कर सकते हैं आप? ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना कि जब आपका लाइसेंस खत्म हो रहा है तो आप आवेदन कब कर सकते हो? कितने महीने पहले करना पड़ेगा? कितने साल पहले करना पड़ेगा? ये बात है। तो ऐसा आवेदन समाप्ति की तारीख से या तो 1 वर्ष पूर्व या 1 वर्ष के भीतर करना होगा। ऐसा आवेदन, ऐसा आवेदन कब से? ऐसा आवेदन समाप्ति की तारीख से
की तारीख से 1 वर्ष पूर्व, मतलब 1 साल पहले ही कर सकते हो। ऐसा आवेदन समाप्ति की तारीख से या तो 1 वर्ष पूर्व या 1 वर्ष के भीतर, या तो 1 वर्ष पूर्व या 1 वर्ष के भीतर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लो 2022 चल रहा है, आपका 2023 में खत्म होना, तो अभी कर सकते हो आवेदन, कोई दिक्कत नहीं। या मान लो 2023 में खत्म हुआ तो उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको आवेदन करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 1 वर्ष के पूर्व और 1 वर्ष पश्चात तक आप आवेदन कर सकते हो, उसके बाद आप आवेदन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो अनुज्ञप्ति समाप्त होती है उसकी डेट से 1 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष बाद, मतलब उस अवधि के भीतर जब समाप्त हुआ उसके 1 साल के अंदर और 1 साल पूर्व तक आवेदन कर सकते हो। अगले साल खत्म होने वाला है, अभी कर दो अप्लाई। ठीक है, तो 1 साल का टाइम है, आगे पीछे दोनों तरफ। ठीक है, परंतु यदि आवेदन परिवहन यान अथवा 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर किया जाता है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मैंने अभी कहा आपसे वही चीज है। परंतु यदि, परंतु ये कह रहा है, परंतु यदि आप जो है आवेदन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, या तो आप परिवहन यान कर आ रहे हैं, यदि आवेदन परिवहन यान मतलब आप मालगाड़ी वगैरह परिवहन वाले यान चलाते, तो उसके लिए तो सदाबहार आपको जब भी रिन्यू कराएंगे वो आपको मेडिकल देना पड़ेगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, दूसरों की जान की उसमें हिफाजत की जरूरत होती है। आप ड्राइवर हैं किसी बस के, आप रिन्यू करा रहे हो तो फिर आपको मेडिकल देना पड़ेगा। ठीक है, इनको तो देना ही पड़ेगा, जब भी रिन्यू कराएंगे इनको देना पड़ेगा। परिवहन यान अथवा 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर किया जाता है, अथवा 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किया जाता है, ये कॉमन चीजें हैं। तो क्या करना पड़ेगा, मेडिकल देना पड़ेगा, ये सीधा सीधी है। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, प्रमाण पत्र क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 40 साल से ऊपर के हो गए हो, ठीक है, 40 साल से ऊपर के हो गए, या फिर आप परिवहन यान चलाते हो, तो फिर आपको मेडिकल देना पड़ेगा। यानी 39 साल तक के हो तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा आपका खत्म। अब वो किस्मत की बात है, पता पड़ा आप 38 साल के थे, आपका लाइसेंस का रिन्यू का डेट आ गई, अब आपकी रिन्यू की डेट 41 साल में आई, तो फिर आपको मेडिकल देना पड़ेगा। 40 से नीचे कभी भी आ जाए रिन्यू की डेट, मतलब आपका लाइसेंस खत्म हो जाए, तो फिर कोई आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं देना है। लेकिन अगर आप 40 साल के हो गए या उससे ऊपर के हो गए, तो फिर आपको एक जो है मेडिकल प्रमाण पत्र यानी डॉक्टर का जो है सर्टिफिकेट भी उस पर देना पड़ेगा कि मैं फिजिकल फिट हूँ वाहन चलाने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। आवेदन का प्रारूप एवं फीस केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाएगी। आवेदन का प्रारूप एवं फीस कौन तय करेगा, केंद्र सरकार तय करेगी। मतलब आवेदन कैसा होगा, कैसे किया जाएगा, किस प्रारूप में होगा, इसके लिए क्या फीस होगी, ये सब केंद्र सरकार तय करेगी। ठीक है, जहां नवीकरण का आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है, मान लो किसी का नाम नामंजूर कर दिया, नहीं करा नवीनीकरण, तो जो फीस आपने दी है वो वापस कर दी जाएगी। जहां नवीकरण का आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है, अब आपका जो आवेदन था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, भाई नहीं किया, नवीकृत नहीं किया, तो क्या होगा, वहां संदत फीस 20 सीमा तक वापस कर दी जाएगी। वहां संदत फीस 20 सीमा तक,
क्या कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। क्या कह रहा है ये नहीं कह रहा कि पूरी वापस हो जाए, ये कह रहा है बीच सीमा तक, मतलब जितनी आपकी बनती है, जितना काटना होगा वो काट लेंगे, बाकी सब वापस कर देंगे। ठीक है, नवीकरण का आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है, वहां जो भी आपने फीस दी है, तो विहित सीमा तक जो ट्रांजेक्शन चार्ज होते हैं वो तो काटेंगे ही काटेंगे, वो काट कूट के जो है फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। ठीक है, एक कॉमन सी बात है वो नोट करना चाहे कर लें। क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई चालान अनुज्ञप्ति है, किसी अधिकारी ने दी थी आपको, अब उसकी जगह दूसरा अधिकारी आ गया है या कोई अन्य अधिकारी है जो चालान अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर रहा है, तो नवीकरण करने वाला अधिकारी दूसरा है और चालान अनुज्ञप्ति देने वाला अधिकारी दूसरा था। तो अगर नवीकरण करने वाला अधिकारी दूसरा है और चालान अनुज्ञप्ति देने वाला अधिकारी दूसरा है, तो जो नवीकरण करने वाला अधिकारी है वो ऐसा नहीं कि नवीनीकृत नहीं कर सकता, नवीनीकृत कर सकता है, लेकिन नवीकरण करने के बाद वो उस अधिकारी को जिसने वो अनुज्ञप्ति जारी की थी उसको उसकी सूचना देगा। आप कहोगे भैया अधिकारी ट्रांसफर से मतलब नहीं, पद से मतलब होता है। यहाँ अधिकारी का मतलब पद होता है। ठीक है, यहाँ अधिकारी का मतलब पद होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि जिसने अनुज्ञप्ति दी थी उसको सूचित कर दिया जाएगा, है ना। आपको कोई भी आरटीओ ने दिया था, उसके नीचे वाले ने दिया है, कहीं और नवीनीकृत हुई है तो वो उस आरटीओ को भेज देगा सूचना। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अगर कोई अन्य अधिकारी है जिसने अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया है और अनुज्ञप्ति किसी और ने दी थी, तो जिसने दी थी उसको उसकी सूचना भेज दी जाएगी। कहने का मतलब ये कहीं रिन्यू कहीं और कराया आपने, किसी और अधिकारी के समक्ष कराया और आपकी अनुज्ञप्ति कहीं और से मिली थी, तो जहां से भी मिली थी वहां आपका जो है सूचना भेज दी जाएगी कि भैया इनका लाइसेंस रिन्यू करा दिया गया है। ठीक। सेक्शन 16, रोग या निःशक्तता के आधार पर चालान अनुज्ञप्ति का प्रतिशहरण, केवल हेडिंग लिखना है। सेक्शन 16 ये क्या कह रहा है, रोग या निःशक्तता के आधार पर के आधार पर, रोग या निःशक्तता के आधार पर चालान अनुज्ञप्ति का प्रतिशहरण, अनुज्ञप्ति का प्रतिशहरण, इसमें केवल हेडिंग लिखना है। ये कह रहा है कोई कोई ऐसा रोग हो गया है, आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से आप वाहन चलाने के लिए योग्य नहीं रह गए, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप कोई इस प्रकार की बीमारी या रोग से ग्रसित हो जाते कि वाहन चलाने के अयोग्य हो जाते, और वो बीमारी इस प्रकार की है कि वाहन चलाने के अयोग्य हो गए हैं आप, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी जो अनुज्ञप्ति है वो जब्त कर ली जाएगी, उसको वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, तो केवल हेडिंग। अब इसमें ये नहीं लिखना कि भाई कौन कौन सी बीमारी, कौन कौन सी बीमारी नहीं, कोई भी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से आप वाहन चलाने के अयोग्य हो गए। 17 देखिए, चालान अनुज्ञप्ति देने से इंकार या प्रतिसरण के आदेश की अपील, चालन अनुज्ञप्तियों के देने से इंकार या प्रतिसरण के आदेश की अपील, ठीक है, के आदेश की अपील, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई आपका जो व्यथित है, आप भैया आपको अनुज्ञप्ति देने से मना कर दिए या आपकी जब्त कर ली, तो फिर अपील का राइट है आपको, आप उसका क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो व्यथित व्यक्ति कितने दिनों के भीतर, 30 दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, सीधा लिख लीजिए 30 दिनों के भीतर विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।
मतलब जो भी विहित प्राधिकारी उसको आप आवेदन कर सकते हो। कितने दिन में कर सकते हो? 30 दिन के भीतर आवेदन जो है आप कर सकते हो। ठीक है। अपील प्राधिकारी का जो विनिश्चय है वो आबद्धकर होगा, याद रखें। अपील प्राधिकारी का विनिश्चय मतलब जो भी वो निराकरण करेगा वो बाध्य है, आबद्धकर होगा। मतलब फिर उसके खिलाफ नहीं जाओगे, जो भी अपील में फैसला हो गया वो हो गया। अब नहीं जाओगे कि भैया कोर्ट चले गए, वो नहीं होगा। ठीक है, उसका फैसला बाध्यकर होगा। ठीक है, अपील कर लो, बहुत है। अपील के बाद कहीं नहीं, खत्म रास्ता। ठीक है, उसका निर्णय क्या होगा? आपत्तिकर होगा। 18 कहता है केंद्र सरकार की मोटरयान, केंद्र सरकार की मोटरयान। ठीक है, केंद्र सरकार के मोटरयानों की बात कह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार के अगर मोटरयान है तो उनके बारे में क्या रहेगा, क्या जो है प्रक्रिया वगैरह जो है अपनाई जाएगी। ठीक है, ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसको केंद्र सरकार विहित करे आवेदन किया जा सकता है। आवेदन कहाँ करेंगे? ऐसे प्राधिकारी को जिसे केंद्र सरकार विहित करे। मतलब केंद्र सरकार तय करेगी कि भैया आवेदन कहाँ करना है, तो जिस आवेदन जिस अधिकारी को विहित किया है उसको आप आवेदन कर सकते हैं, केंद्र सरकार का अगर कोई वाहन है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली आवेदन कर सकेगा। तो केंद्र सरकार के मामले में आवेदन कौन कर सकता है? जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली। ऐसा व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली आवेदन कर सकेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि भैया केंद्र सरकार के मामले में जो आप आवेदन करते हो, अगर आपको किसी केंद्र सरकार का वाहन चलाना है और उसके लिए अगर आपको आवेदन करनी है तो कितनी उम्र का व्यक्ति जो है केंद्र सरकार वाले वाहनों की दशा में जो है आवेदन कर सकता है? तो केंद्र सरकार वाले मामलों में जो है 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो है वाहन चलाने के लिए आवेदन कर सकता है। अगर केंद्र सरकार का वाहन चलाना है उसको, और ऐसे व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है या 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है, वो केंद्र सरकार का वाहन चला सकता है। ठीक है, वाणिज्यिक उद्यम से संबंधित वाहन शामिल नहीं होंगे। केंद्र सरकार के जो वाणिज्यिक उद्यम से संबंधित वाहन है वो इसमें शामिल नहीं होते, या ये भी याद रखना। वाणिज्यिक, सीधा लिख लिए, वाहन शामिल नहीं होंगे। जो सरकार व्यापार करती, बिजनेस करती है, उनके जो वो चलते वो वाले वाहन इसमें नहीं आते। ठीक है, केंद्र सरकार के जो वाणिज्यिक वाहन होते वो इसमें नहीं आते। ऐसी अनुमति प्राप्त व्यक्ति कोई अन्य मोटरयान चलाने का हकदार नहीं होगा। सीधा लिख देते हैं, आवेदक अन्य मोटरयान चलाने का हकदार नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखें कि आवेदक जो है अन्य कोई मोटरयान चलाने का हकदार नहीं होगा, केवल वो ये चला सकता है। क्या चला सकता है? केंद्र सरकार के वाहन। राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति के संबंध में चालन उन्नति संबंधी जानकारी मांग सकती। सीधा लिख दीजिए, राज्य सरकार जानकारी मांग सकती। राज्य सरकार जानकारी मांग सकती है। मतलब इंफॉर्मेशन की बात है कि भाई चालन, अब कोई केंद्र सरकार का वाहन चला रहा है, उसको अनुज्ञप्ति वगैरह दी गई है, तो राज्य सरकार अगर चाहे तो वो जानकारी वो ले सकती है। राज्य सरकार क्या ले सकती है? जानकारी आदि ले सकती है, राज्य सरकार के द्वारा वो जानकारी ली जा सकती है। ठीक है, अभी काफी है ये चैप्टर, उसमें बड़े बड़े सेक्शन है। चलिए बस इतना ही रहने दीजिए।
ठीक है, 19 से पढ़ेंगे कल। चालानों की धारण करने की जो है ये भी बड़ा सेक्शन है। उसके बाद आपका 20 भी बड़ा है, 21 ठीक ठाक है, 22 बड़ा है, 23 24 मतलब 25 बड़े बड़े सेक्शन हैं बीच में। ठीक, एक कल देखेंगे बाकी का। अब इसके बाद पढ़ेंगे पुनः आईपीसी।